नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर इंदुबाला एच गढ़वी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभिक काल के नामकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 आरंभिक काल या आदिकाल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त करके उनका उचित नामकरण भी किया है। आरंभिक काल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है, क्योंकि उसमें वीर रसपूर्ण रचनाओं का प्राधान्य होने की वजह से उन्होंने इसे वीर गाथा काल कहना उपयुक्त माना है। दूसरा है मध्यकाल। मध्यकाल के भी 2 भाग है। पूर्व भाग को भक्तिकाल और उत्तर भाग को मतलब बाद का तो उसे रीतिकाल कहा गया है। और चौथा है आधुनिक काल, जो अब चल रहा है। शुक्ल जी ने जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं से कुछ संकेत अवश्य प्राप्त किए हैं, परंतु काल विभाजन और नामकरण की अंतिम तर्कपुष्ट व्याख्या उनकी अपनी है। इनमें से भक्तिकाल और आधुनिक काल को तो यथावत स्वीकार कर लिया गया है, परंतु वीरगाथा काल और रीतिकाल के विषय में विद्वानों में विवाद चल रहा है। वस्तुतः हिंदी साहित्य के इतिहास में वीरगाथा काल नामकरण के संदर्भ में अनेक आपत्तियां भी उठाई गई है, जिसके बारे में हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, अपभ्रंश काल, बीजवपन काल आदि नामों से विभूषित किया गया है। लेकिन सच पूछा जाए तो हिंदी का यह काल सबसे ज़्यादा विवादाग्रस्त काल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस काल की जटिलता को देखकर इस काल को विरोधों का युग कहते हैं। अनेकानेक प्रयत्न होने पर भी इस काल की कहानी का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किसी निश्चित नाम से विभूषित किया जाए। फिर भी भारतीय साहित्य के इन आलोचकों ने भिन्न भिन्न नामों से इस काल का नामकरण देने का प्रयत्न किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ से पहले हिंदी साहित्य पर कोई वैज्ञानिक या विशिष्ट क्रमबद्ध योजना से परिपूर्ण ग्रंथ नहीं मिलता। शुक्ल जी के पूर्व के इतिहासों में केवल कवियों का इतिवृत्त उपलब्ध होता है, उनमें साहित्यिक प्रवृत्तियों का अभाव है। आचार्य शुक्ल ही प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का वैज्ञानिक प्रवृत्त्यात्मक अध्ययन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया और इस नामकरण का औचित्य बताते हुए वे लिखते हैं कि आदिकाल का नाम मैंने वीरगाथा काल रखा है। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा की अर्थात बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी है, जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि
अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों के फुटकल है, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं हो सकती। साहित्यिक पुस्तकें 4 हैं: जयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका तथा देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं, जैसे खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमयंक जसचंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरिया आदि तथा विद्यापति की पदावली। इन 12 पुस्तकों के आधार पर इस काल का नामकरण किया है। इनमें अंतिम 2 तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर शेष शव ग्रंथ वीरगाथात्मक है, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल उन्होंने रखा है। शुक्ल जी ने यह स्वीकार किया, लेकिन इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार इनका नामकरण किया गया है, पर यह न समझना चाहिए कि किसी काल में और प्रकार की रचनाएं हुई ही नहीं। स्वयं शुक्ल जी के अनुसार मिश्र बंधुओं ने आदिकाल के भीतर निम्नलिखित 12 पुस्तकों को भी माना है, जैसे भगवद गीता, वृद्धनौकार, वर्तकाल, संवत्सार, पतली, अनन्य योग, जम्बूस्वामी रासो, रैवतगिरी रासो, नैमिनाथ चळवळ एवं माला अर्थात उपदेश माला। उपरोक्त रचनाओं में भगवद गीता को हिंदी की परवर्ती रचना कहकर शुक्ल जी ने उसे एक और रख दिया तथा शेष ग्रंथों को जैन धर्म के तत्व निरूपण परक कहा तथा साहित्य की कोटि से बाहर रख दिया, और कुछ को योग परक एवं 2 रचनाओं को नोटिस मात्र कहकर छोड़ दिया। तथापि सिद्धांततः उन्होंने यह घोषणा की कि इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि शेष दूसरे ढंग की रचनाओं में से किसी एक ढंग की रचनाओं को ले, वह परिणाम में प्रथम के बराबर न होगी। दूसरी बात है कि ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही युग के बहुत से अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध हो चलते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की सुप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करे। प्रसिद्धि भी किसी लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान न रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के द्वारा दिए गए इस नामकरण पर आपत्ति उठाई और उन्होंने कहा कि इधर हाल ही की खोजों से पता चला कि जिन 12 पुस्तकों के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल की प्रवृत्तियों का विवेचन किया, उनमें से कई तो पीछे की रचनाएं हैं और कई नोटिस मात्र है, और कई के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता उनका मूल रूप क्या था। इधर जैन अपभ्रंश चरित काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है, वह केवल धार्मिक संप्रदाय की मोहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं है। स्वयंभू, पुष्पदंत और धनपाल जैसे महाकवि केवल जैन होने के कारण काव्य क्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते। केवल नैतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेशों को देखकर यदि हम ग्रंथों को साहित्य सीमा से बाहर कर दें, तो हमें आदि काव्यों से भी हाथ धोना पड़ेगा। हिंदी के कुछ विद्वान हिंदी साहित्य की परंपरा को 8वीं शताब्दी तक ले जाते हैं। इसका आधार पुष्प नामक एक कवि का उल्लेख है, जिसका रचना काल संवत 750 माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसी आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को संवत 750 से 1375 तक मानकर इसको 2 भागों में विभाजित किया है, संधि काल और चारण काल। उन्होंने 750 से 1000 तक की बौद्ध, जैन और सिद्धों की कविताओं को संधि काल में रखा तथा 1000 से 1375 तक के
काल को हिंदी के चारण काल का नाम दिया। संधि काल के मूल में तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति का सम्मिश्रण है। वह युग दो धर्मों वैदिक तथा बौद्ध धर्म तथा दो भाषाओं अपभ्रंश और हिंदी का संधि युग था। अतः यह नामकरण उचित ही है, परंतु उनका चारण काल नाम दोषपूर्ण है, क्योंकि इस काल की सीमाओं के भीतर भी चारण कृति का उल्लेख नहीं मिल पाता। संवत 1775 तक की रचनाओं को भी इस काल में शामिल कर लिया गया है, जब स्वयं वर्मा जी ने इस काल की सीमा अवधि 1375 तक मानी है। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को अपभ्रंश काल कहा है। वस्तुतः यह नाम भाषा के प्राधान्य पर आधारित है। प्रारंभिक काल के साहित्य में अपभ्रंश भाषा की प्रचुरता को देखकर उन्होंने इस काल को अपभ्रंश काल नाम दिया और यह उचित भी है, लेकिन भाषा के आधार पर साहित्य का विभाजन करना उपयुक्त नहीं है। साहित्य के किसी काल का नामकरण उस काल की साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर होना चाहिए। अपभ्रंश काल नाम में अनेक दोष है। अपभ्रंश काल कहने में सीमा विस्तार भी है, जिसमें अतिव्याप्ति दोष है, क्योंकि अपभ्रंश रचनाएं 5वीं-6वीं शताब्दी से प्राप्त होने लगती है। अपभ्रंश काल से किसी प्रवृत्ति विशेष का बोध नहीं होता। अपभ्रंश काल नाम भ्रामक है, क्योंकि इससे पाठक का ध्यान हिंदी साहित्य की ओर न जाकर अपभ्रंश साहित्य की ओर जाता है। और भाषा शास्त्र की दृष्टि से भी अपभ्रंश और हिंदी दो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, इसलिए पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहना भी तर्क संगत और वैज्ञानिक नहीं है। अतः आरंभिक युग का यह नामकरण उपयुक्त नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीजवपन काल कहा है, क्योंकि इस नाम में भी वैज्ञानिक दृष्टि संगत नहीं है, क्योंकि साहित्यिक प्रवृत्तियों की दृष्टि से यह काल पर्याप्त समृद्ध है। इस काल में प्रायः अपने पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियों एवं परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह किया गया है। इस काल के साहित्य का आरंभिक या बचपन की उक्ति लागू नहीं हो सकती। उस समय का कलाकार अत्यंत सजग और प्रबुद्ध था। इसके अतिरिक्त इस नाम का सर्वाधिक सबल दोष यह है कि यह नाम प्रवृत्ति मूलक न होकर प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि साहित्य में नामकरण प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए। अतः यह नाम भी उपयुक्त नहीं है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है। उनका कहना है कि इस काल का साहित्य अंतर्विरोधों का साहित्य है और इस काल का नामकरण किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर संभव नहीं है। वस्तुतः आदिकाल नामकरण भ्रामक और सदोष है, क्योंकि यह पाठक के चित्त पर यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई मनोभावापन्न परंपरा मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूत के साहित्य का काल है, जिसे उचित नहीं कह सकते। वास्तव में यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी रूढ़िग्रस्त सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। आचार्य द्विवेदी के उपर्युक्त शब्दों से स्पष्ट है कि आदिकाल नामकरण भावात्मक न होकर अभावात्मक है, मगर यह नाम तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट नहीं करता, इसलिए यह नाम भी तर्कसंगत और वैज्ञानिक नहीं है। राहुल सांकृत्यायन जी ने इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। सिद्ध शब्द से तत्कालीन धार्मिक साहित्य की प्रधानता व्यंजित होती है और सामंत शब्द से राजनीतिक स्थिति की ओर संकेत मिलता है। वस्तुतः डॉक्टर वर्मा का संधिकाल और चारण काल राहुल जी के सिद्ध काव्य और सामंत काव्य का ही दूसरा नाम है। राहुल जी द्वारा किए गए इस नामकरण के संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि
विषय वस्तु को दृष्टि में रखकर इस काल के लिए राहुल जी ने एक और नाम सुझाया है जो बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। यह नाम है सिद्ध सामंत युग। इस काल में जो भी साहित्य मिलता है उसमें सिद्धों का लिखा हुआ धार्मिक साहित्य की ही प्रधानता रही है। यद्यपि यह साहित्य विशुद्ध काव्य में उसी प्रकार प्रेरणा का विषय नहीं जिस प्रकार परवर्ती काल में भक्ति। वस्तुतः काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्य ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकता है। हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल से संबंध में विगत वर्षों में कई महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इस दिशा में किए जाने वाली अनुसंधान वास्तव में सराहनीय है। इस काल को किसी विशेष प्रवृत्ति मात्र के द्योतक नाम की सीमा में आबद्ध कर देने की अपेक्षा एक सामान्य और अपेक्षाकृत व्यापक नाम आदिकाल कहना अधिक उचित जान पड़ता है। इस आदिकाल नामकरण का किसी विद्वान समीक्षक ने विरोध भी नहीं किया है, अतः आदिकाल नाम उपयुक्त है।